Yes, hello everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Good evening everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, beta. Good evening, Diksha. Good evening. Good evening, everyone. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. ऑडियो वीडियो क्लियर है. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? सो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. और साथ साथ आई होप गेट के रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं आप लोग. यू ऑल आर वेटिंग फॉर योर गेट रिजल्ट. तो होपफुली शायद आज ही आपका रिजल्ट आ जाए. ऑफिशियल डेट तो कल है 16th ऑफ मार्च, बट जनरली ये रहता है कि कई बार ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जनरली एक दिन पहले ही रिजल्ट आ जाता है. तो आज भी रिजल्ट आपका आ सकता है. तो बी रेडी फॉर योर गेट 2024 रिजल्ट. और दूसरा एक डिस्कशन, मैं भी ठीक हूं बेटा. आई एम ऑल्सो फाइन. एक डिस्कशन और कर लेते हैं आपसे, फिर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. कि टाइमिंग का कल कुछ इशू आप बता रहे थे टाइमिंग का, तो बताओ भाई टाइमिंग्स में क्या चेंज कर दिया जाए. शाम में इन द इवनिंग स्लॉट क्या चेंजेस हो सकते हैं जो सभी लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज कर लेंगे. इवनिंग में क्या टाइम रख लिया जाए जिससे सभी की प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए और सभी लोग इजीली अपनी क्लासेस को मैनेज कर पाए. नाइन पीएम तो यार काफी लेट हो जाएगा, फिर काफी लेट क्लास हो जाएगी. 9 PM विल बी टू लेट. नहीं देखो, अगर मैनेजेबल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. टाइम तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप मैनेज कर पा रहे हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ डिस्कशन को आप कुछ पार्ट को रिकॉर्डेड कंप्लीट कर सकते हैं. एक ऑप्शन ये भी है. ठीक है, तो जैसा आप लोग बताएं, जैसा सही लगे. एक बार सोच लो, आराम से बता देना मुझे, उसके अकॉर्डिंगली मैं फिर अपडेट करवा दूंगा. ठीक है, तो एक बार बताइएगा अपने जो सजेशन है. अगर कोई फ्रूटफुल डिसीजन होगा तो डेफिनेटली फिर उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा. एक बार कमेंट बॉक्स में जो जो सबका प्रेफरेबल टाइम है बता दो मुझे. एक बार कमेंट में जो भी प्रेफरेबल टाइम हो आप बता सकते हैं. अच्छा सर, सिर्फ फ्राइडे के लिए चेंज कर दें? चलो तो अभी एक काम करते हैं, अभी अभी इसी टाइम को कंटिन्यू करते हैं. फ्राइडे, आज फ्राइडे ही तो है. हाँ, आज आपको फ्राइडे आई गेस. चलो नेक्स्ट फ्राइडे कुछ चेंज कर लेंगे टाइम. ठीक है,
वी विल मैनेज। एक बार मुझे याद दिला देना वेडनेसडे थर्सडे में, और नेक्स्ट फ्राइडे इसको चेंज कर लेंगे। अभी तो 2 दिन आपकी सैटरडे संडे ऑफ रहने वाला है। ये बैच की क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे है, तो एक फ्राइडे आपका आएगा नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज फिर फ्राइडे को ऑफ करके संडे सैटरडे को क्लास ले लेंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए बेटा, बिकॉज सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट कि सभी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। बट एक इशू जो आपका है, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट फ्राइडे प्रॉब्लम आपको ना हो, ठीक है। चलिए तो डिस्कशन स्टार्ट करें। तो कल हम लोग बात कर रहे थे साइड डिस्टेंसेस की, आज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में एंटर करना था भाई। बट बिफोर दैट साइड डिस्टेंस में एक टॉपिक हमारा रह गया था, एंड दैट वाज द ओएसडी। तो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस या पासिंग साइड डिस्टेंस की बातचीत कर लेते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट डिस्कशन, दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। फिर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड के बारे में बातचीत कर लेंगे। चलिए, तो सुपर एलिवेशन के बारे में आज समझेंगे और ट्रांजिशन कर्व की रिक्वायरमेंट के बारे में आज समझेंगे। दीज आर द 2 टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। तो सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए किसी भी रोड पे जितनी भी विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, उसको आप बोलते थे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और इसके लिए हम लोगों ने कंसीडर करी थी एक कंडीशन, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक। 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए रिक्वायर्ड ओएसडी क्या होगा। इसके लिए हम लोगों ने एक स्लो मूविंग व्हीकल की बात करी थी, एक फास्ट मूविंग व्हीकल की बात करी थी, और एक व्हीकल ऐसा था जो दैट वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट लेन। तो इस सिचुएशन में जो टोटल ओएसडी आपने बोला था, दैट वाज D1, D2, D3 एंड D4। इट इज गोइंग टू बी द समेशन ऑफ D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। अब हमें यहां पर समझना है ये D1, D2, D3, D4 क्या है और इनकी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिफोर चेंजिंग द लेन, बिफोर स्टार्टिंग द ओवरटेकिंग, जो आपका फास्ट मूविंग व्हीकल स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो कर रहा था, और किस स्पीड से, विद द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, ताकि दोनों व्हीकल के बीच में प्रॉपर स्पेस हेडवे बना रहे। इसकी वजह से हमारा जो फास्ट मूविंग व्हीकल है वो स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो कर रहा है विद द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। तो दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फास्ट मूविंग व्हीकल, दैट इज D1। D2 को मैं लिख सकता हूं, D2 विल बी इक्वल टू, आई कैन राइट B प्लस 2S, वेयर S इज गोइंग टू बी द स्पेस हेडवे, और ये स्मॉल b क्या डिस्टेंस है, कैपिटल T टाइम में, दैट इज द ओवरटेकिंग टाइम। कैपिटल T टाइम में स्लो मूविंग व्हीकल ने जितनी डिस्टेंस कवर की है, तो यहां से हम निकाल लेंगे D2, B निकाल सकते हैं, और 2S हमें पता है स्पेस हेडवे। तो स्पेस हेडवे के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एज पर IRC 0.2 कैपिटल VB प्लस L, या फिर S इज इक्वल टू 0.7 स्मॉल VB प्लस L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द व्हील बेस, और L की वैल्यू भी हमें पता है एज पर IRC 6.1 और 6 मीटर, ये हमारे L की वैल्यू होती है। तो काफी हद तक हमें B, यहां पर D2 हम निकाल सकते हैं अगर हमें B पता चल जाए और 2S पता चल जाए। D3 डिस्टेंस क्या थी, इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज ए, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल्स अपोजिट लेन व्हीकल इन द कैपिटल T टाइम। D4 बफर डिस्टेंस है कि आप अपनी लेन पे ओवरटेकिंग ऑपरेशन कंप्लीट करके वापस आ गए हैं, स्टिल जो अपोजिट लेन वाला व्हीकल है वो अभी आपसे कुछ डिस्टेंस दूर है। क्रिटिकल कंडीशन की अगर बात करें तो हम लोगों ने क्रिटिकली ये कंसीडर किया था कि जैसे ही मैं अपनी लेन पे वापस आता हूं और ये व्हीकल हमारा C वाला व्हीकल इस पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उस केस में देयर विल बी नो बफर डिस्टेंस। तो वहां पर हम लोग बफर डिस्टेंस के टर्म को डिलीट कर देंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो मुद्दा आता था सर ये D1, D2, D3 कैसे निकालें। तो अगर बफर डिस्टेंस को हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो इस केस में 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए, 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए OHD की वैल्यू हो जाएगी D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4। अगर नहीं गिवन है तो D4 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अगर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक अगर कंसीडर नहीं किया, 1 वे ट्रैफिक है, तो D3 का कोई टर्म नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली अब हमें ये डिस्टेंसेस निकालनी थी, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है
बट मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूं, सारी वैल्यूज लिख देता हूं, इट विल बी इजी फॉर यू। तो D1 हम लोग निकालते थे, दैट इज गोइंग टू बी VB इंटू TH हेजिटेशन पीरियड, और एज पर IRC OSD को कैलकुलेट करने के लिए जो हेजिटेशन पीरियड हमें कंसीडर करना है दैट विल बी 2 सेकेंड। ठीक है, D2 होगा, अभी आपने बोला B प्लस 2S, S होगा 0.2 कैपिटल VB प्लस L, और B हो जाएगा तुम्हारा VB इंटू कैपिटल T। अब कैपिटल T कैसे निकालते थे, कैपिटल T विल बी इक्वल टू अंडर रूट 4S अपॉन A, अगर स्पेस हेडवे बिफोर ओवरटेकिंग और आफ्टर ओवरटेकिंग सेम है। अगर सेम नहीं है तो एक नोट पॉइंट आपने लिखा था, इन दैट केस T विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2S1 प्लस S2 बाई A, जहां पर S1 क्या है, बिफोर ओवरटेकिंग, स्पेस हेडवे बिफोर ओवरटेकिंग, और S2 क्या है, आफ्टर ओवरटेकिंग। आफ्टर ओवरटेकिंग जो आपका स्पेस हेडवे है जिसको आप बोल रहे हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं तो यहां से हम लोग ओवरटेकिंग टाइम निकाल सकते हैं कैपिटल T इन सेकेंड लाइक दिस। तो अब हमें यहां पर क्या B के लिए VB इंटू T चाहिए था, T पता चल गया, S की वैल्यू पता है, तो नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द D2। अगला डिस्कशन आता था D3 का, तो दैट विल बी इक्वल टू VC इंटू कैपिटल T, और D4 अगर गिवन है बफर डिस्टेंस तो कंसीडर करना, अदरवाइज कंसीडर नहीं करना है। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट ऑल दीज डिस्टेंसेस। तो 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए OSD क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3, अगर हम लोग बफर डिस्टेंस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो, इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग द बफर डिस्टेंस। ठीक है, और अगर ये हमने कंडीशन लिख दी फॉर 2 लेन 2 वे ट्रैफिक के लिए, और OSD विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2। ये किस कंडीशन में होगा, जब हमारी 2 लेन की रोड तो है बट ट्रैफिक हमारा कैसा है, 1 वे है। तो ये बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, और ये कुछ IRC की वैल्यूज हैं। अगर आपको स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड नहीं पता है, एंड इफ यू नो द डिजाइन स्पीड, तो इन kmph इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल, और इन मीटर पर सेकेंड कंसीडर दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल VD माइनस 4.5, तो यहां से मीटर पर सेकेंड में आपको वैल्यू मिल जाएगी। ISD के बारे में हम लोगों ने कल बात कर ली थी, जहां पर हम OSD नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे वहां पर हम लोग ISD प्रोवाइड कर रहे थे, एंड दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द SSD। उस रोड के लिए जितनी SSD रिक्वायर्ड है उसकी डबल होगी ISD। एक बात आपको यहां पर ध्यान रखनी, फॉर OSD एंड ISD, OSD और ISD के लिए कैपिटल H दैट इज द हाइट ऑफ ड्राइवर आई लेवल, हाइट ऑफ ड्राइवर आई लेवल अबव द रोड सरफेस। बताओ भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कमेंट बॉक्स में बताइए, कैपिटल H की। और स्मॉल h इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आप बोलते थे, मिनिमम हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। OSD और ISD के कैलकुलेशन के लिए कैपिटल H और स्मॉल h की वैल्यूज क्या होंगी। SSD के लिए आपको याद होगा कैपिटल H हम लोगों ने कंसीडर किया था 1.2 मीटर, और स्मॉल h हम लोगों ने कंसीडर किया था 0.15 मीटर। याद आया, इन द केस ऑफ SSD। लेकिन ISD और OSD के केस में कैपिटल H और स्मॉल h दोनों की ही वैल्यू कितनी होने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी 1.2 मीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो दीक्षा बेटा ये जो वैल्यूज आप बता रही है SSD के लिए है, स्मॉल h विल बी इक्वल टू 0.15 मीटर। इन द केस ऑफ OSD एंड ISD कैपिटल H और स्मॉल h दोनों की ही वैल्यू सेम होगी, कैपिटल H और स्मॉल h दोनों की ही वैल्यू सेम होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर, दैट विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द OSD। अब एक टर्म आता था ओवरटेकिंग जोन, तो भैया इसकी दो वैल्यूज आपको याद रखनी, मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन एज पर IRC, तो ये होती थी 3 टाइम्स ऑफ द OSD ऑफ द रोड, और एक होती थी डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, तो ये होती थी 5 टाइम्स ऑफ OSD। तो ये दीज टू रिकमेंडेशन दैट यू शुड नो रिलेटेड टू द ओवरटेकिंग जोन। ये डेडिकेटेड जोन आप प्रोवाइड कर रहे हैं
फॉर द सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। तो इसकी लेंथ कितनी होगी उससे रिलेटेड जो ये आईआरसी की गाइडलाइन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये ओवरटेकिंग जोन का कंसेप्ट था जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, चलिए, तो अब यहां पर कुछ सवाल मैंने दिए थे, आई होप इन सवाल को आपने ट्राई किया है, तो इनके आंसर बता दें भाई। हैव यू ट्राइड ऑल दीज क्वेश्चन? ये होम असाइनमेंट के जो क्वेश्चन थे आपने ट्राई किए बेटा? तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द आंसर सो दैट आप लोग मैच कर लें कि जो आपने आंसर निकाले हैं वो सही है या नहीं है। Just give me a minute. I am going to share the answers with all of you. तो मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, एक बार जरा चेक करिए। दीज आर द अवेलेबल ऑप्शन। कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस यहां पर पूछा गया था। तो फॉर यहां पर अलग अलग कंडीशन है। ए के लिए जो आंसर आ रहा है दैट इज 61.4 मीटर, और बी के लिए जो ऑप्शन आंसर आ रहा हमारा दैट वी आर गेटिंग एज 122.8 मीटर। ये है भैया, चेक करो सही है, कंफर्म करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होम असाइनमेंट का था, दीज आर दो कंडीशन के लिए आपको एसएसडी निकालना था, दो कंडीशन के लिए आपको एसएसडी निकालना था, एंड दीज आर द आंसर। फॉर ए यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एसएसडी है 61.4 मीटर, और बी के लिए एसएसडी की वैल्यू आ रही 122.8 मीटर। एक बार कंफर्म कर देंगे भाई, और सवाल सभी को ट्राई करने। देखो ये प्रैक्टिस बैच है, मैं पूरी थ्योरी भी तुम्हें रिवाइज करा दे रहा हूं, कोई भी कंसेप्ट हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं। ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने डिटेल्ड क्लास में कवर किए थे, डिटेल्ड वे में, और यहां पर रिवीजन में भी मैं सारे पॉइंट्स कंसीडर कर ले रहा हूं। ठीक है, तो यार इस जो एफर्ट्स है इनको वेस्ट नहीं करना है। ये एफर्ट इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में अभी कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए क्वेश्चन ट्राई करने पड़ेंगे। और ट्रस्ट मी, अगर आप क्वेश्चन से डर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो कोई खास बेनिफिट इस बैच का भी होने वाला नहीं है आपको। आपकी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, फेस करना सीखेंगे। तो इसमें टाइम लगता है, ठीक है, शुरू में हो सकता है कि हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता हो, क्वेश्चन देखकर अप्रोच नहीं क्लियर होती, कई बार कंसेप्ट पढ़ा होता है, बट कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन अचानक से सामने आया तो ब्लैंक हो जाता है, एकदम से समझ नहीं आता क्या अप्रोच फॉलो करें, और सबके साथ होता है। तो इससे ओवरकम करने का सिर्फ एक तरीका यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप खुद से अटेम्प्ट करिए। मिस्टेक्स होंगी, एरर होंगी, उनको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जब आप एग्जाम में जाओगे, अगर क्वेश्चन को देखकर अप्रोच क्लियर नहीं हुई ना, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन को देखते ही, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसकी अप्रोच क्लियर है तो फिर आप उसका कैलकुलेशन ही तो करते हैं केवल, और अगर अप्रोच ही नहीं क्लियर हो रही, फिर कंसेप्ट आपने कितनी बार भी पढ़ा हो, यू विल नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये फैक्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। जहां पे भी कोई भी डाउट है, कहीं पे भी कोई क्वेरी है, या कहीं पे कोई एरर हो रही है, मिस्टेक हो रही है, उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि सेम टाइप की मिस्टेक हम एग्जाम में कमिट ना करें। यही तो प्रैक्टिस है, यही तो प्रिपरेशन है। क्लियर है बेटा? चलिए, तो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास अवेलेबल है, कैलकुलेट द मिनिमम डिस्टेंस, इसमें पूछी गई है, और आई थिंक द आंसर फॉर दिस वी आर गेटिंग एज ओके। तो इसका जो फाइनल आंसर जो मेरे पास अवेलेबल है, एक बार कोई वेरिएशन हो तो जरूर बता देना। 235.8 मीटर, 235.8 मीटर। कंफर्म करिए बेटा, सही है? एवरीवन प्लीज कंफर्म, आर यू गेटिंग द सेम आंसर? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 235.8 मीटर। दो व्हीकल के लिए एसएसडी दी गई है,
स्पीड दिया गया है, ब्रेक इफिशियंसी दी गई है, ऑल द पैरामीटर दे हैव प्रोवाइडेड। ट्रैफिक कंडीशन क्या है? हेड ऑन कोलिजन की बात हो रही है। हेड ऑन कोलिजन है तो टोटल जो एसएसडी हो जाएगी वो एसएसडी फॉर व्हीकल ए या 1 बोल दो, प्लस एसएसडी फॉर व्हीकल 2, और यही वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं। एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू बेटा? एवरीवन प्लीज कंफर्म, एवरीवन प्लीज कंफर्म, ये सेम आंसर आ रहा है आपका? सर A61B दोनों को ऐड करना होगा ना, टू अवॉइड द हेड ऑन कोलिजन। जितेंद्र, ऐड करने के बाद चेक कर लो, यही वैल्यू आ रही है? आ रही है। मेहुल कंफर्म कर रहे हैं आ रही है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स सी द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। यहां पर स्लोप की बात की गई है ना, इस केस में जो आंसर हमारे पास अवेलेबल है 132 मीटर। इस केस में जो एसएसडी की वैल्यू आ रही दैट इज 132 मीटर। कंफर्म करते रहिए बेटा, सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करते रहिए, और कहीं कोई डाउट हो, कहीं कोई क्वेरी हो तो पूछ जरूर लीजिएगा। तो यू कैन कंफर्म इन द चैट बॉक्स, आर यू गेटिंग द सेम वैल्यू दैट इज 132 मीटर? तो मैं देख पा रहा हूं चैट बॉक्स में कुछ ही लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ ही लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसका मतलब सभी लोगों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए क्या? करेक्ट है भाई, ट्राई करिए, ऐसे काम नहीं चलेगा प्लीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है। एचएचडी के लिए पहले पार्ट के लिए जो आंसर हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 91.4 मीटर, 91.4 मीटर। और दूसरे पार्ट के लिए जो आंसर अवेलेबल है दैट वी आर हैविंग दिस वैल्यू एज, ये वैल्यू जो आ रही है हमारी 182.8 मीटर, 182.8 मीटर। कंफर्म करिए, कंफर्म करिए बेटा। फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज गोइंग टू बी 182.8 मीटर। ठीक है, चलिए लेट्स सी द डिस्कशन। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल ट्रेवलिंग, इसके वैल्यू आ रही क्वेश्चन नंबर की क्या पूछा गया? ग्रेडियंट, यस ग्रेडियंट। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 1/20, 1/20 का ग्रेडियंट आ रहा है। तो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करना आपको पता ही, वी कैन रिप्रेजेंट द ग्रेडियंट इन अ वेरियस वे। तो ग्रेडियंट को हम लोग n%, 1:n, 1/n, 1:n, इन सभी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर जो ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट किया गया है वो 1/n के फॉर्म में किया गया है। ठीक है, एफ 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 की अगर जो गिवन वैल्यू ले लेंगे तो आंसर आई थिंक यू विल गेट द सेम आंसर। वैल्यूज जो गिवन है उसी पे कैलकुलेशन करने बेटे। ये जो सवाल में क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूं। सर ये क्वेश्चन की अप्रोच बता दीजिए किस इसकी, आर यू टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन?
ये इसका पूछ रहे हो बेटा? मेहुल एक बार कंफर्म करना। चलो डिस्कस कर लेते हैं। बोला द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल ट्रेवलिंग 60 kmph अप ग्रेडियंट, तो प्लस n% अगर बोले तो 60 kmph की स्पीड से वो मूव कर रहा है। रिक्वायर्ड 9 मीटर लेस टू स्टॉप आफ्टर ही अप्लाइज द ब्रेक एज कंपेयर टू द ड्राइवर ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड डाउन ग्रेडियंट। -n% में अगर सेम स्पीड से मूव करेगा तो मान लो ये SSD जो रिक्वायर्ड है दैट इज SSD1 और दिस SSD इज गोइंग टू बी SSD2। सवाल में बोला गया SSD1 और SSD2 का डिफरेंस जो है वो 9 मीटर, ऐसा कुछ डेटा दे रखा गया है। तो यू कैन फाइंड आउट, और फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है। हाँ हाँ 5% सही है, 5% बोल दो या 0.05 बोल दो, ये कंडीशन गिवन है बेटा। मेहुल क्लियर है? और फॉर्मूला इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फॉर ग्रेडियंट, अगर हम लोग ग्रेडियंट को कंसीडर करते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी SSD विल बी इक्वल टू V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G F प्लस माइनस n% प्लस n% वी आर कंसीडरिंग फॉर द अपवर्ड ग्रेडियंट एंड माइनस n% वी आर कंसीडरिंग फॉर द डाउनवर्ड ग्रेडियंट। इसको हम लोग डाउनवर्ड ग्रेडियंट के लिए कंसीडर करते हैं। तो दिस इज द अप्रोच दैट यू कैन फॉलो। इस अप्रोच से यू विल गेट द आंसर। तो दिस वाज द कंसेप्ट पार्ट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्लियर है अभी? बोलो, अभी क्लियर है? डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो बेटा? एक बार कंफर्म कर देना बेटा चैट बॉक्स में, इफ द अप्रोच इज क्लियर। ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है कमेंट भाई? एक बार रुको जरा। एक बार रुको जरा, इसमें कमेंट्स में कुछ इशू आ रहा है, जस्ट वेट। एक मिनट रुक जाओ बस बेटा, एक मिनट। कुछ कमेंट्स एक बार नहीं रिफ्रेश हो रहे, अभी आई होप ये सही हो जाएगा, देन वी विल हैव द डिस्कशन। एक बार अभी कमेंट करिएगा जरा, एक बार अभी कमेंट करिएगा। तो ये अप्रोच क्लियर है मेहुल? और साथ साथ बाकी लोग भी कंफर्म कर दीजिए, क्लियर है? चलिए फिर आगे बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन जो था आई थिंक दैट वाज रिलेटेड टू द OSD। तो मैं इसमें आपको सारी वैल्यू बता दे रहा हूं, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। इसमें जो आपने D1 कैलकुलेट करी है, आई थिंक द D1 यू विल गेटिंग एज D1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 22.24 मीटर। D2 की जो वैल्यू आ रही है दैट वैल्यू यू आर गेटिंग एज 114.7 meter. The value of D3 that you are getting as
D3 की वैल्यू जो आ रही है 277.92 मीटर, और फाइनली जो OSD आ रही होगी D3 यू आर गेटिंग एज 140.95 मीटर, और OSD दैट वैल्यू यू आर गेटिंग एज 277.92 मीटर। ये सभी वैल्यूज हैं। गिवन केस में आपको OSD फाइंड आउट करना था, तो इस केस में जो OSD होगा दैट अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। तो दीज आर द वैल्यूज बेस्ड ऑन द गिवन डेटा। गिवन डेटा के बेसिस पे ये वैल्यूज आ रही होंगी। आ रही है, कंफर्म करना जरा। अरे ट्राई किए क्वेश्चन की नहीं, पहले एक बार तो ये कंफर्म करो। हैव यू ट्राइड ऑल दीज क्वेश्चन? यही आ रहा है। चलिए, तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेफ ओवरटेकिंग, अगेन द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द OSD, और अगेन इन दिस केस आंसर में D1 आ रहा होगा आपका। D1 वैल्यू यू आर गेटिंग एज 44.8 मीटर। D2 वैल्यू यू आर गेटिंग एज 297 मीटर। D3 वैल्यू यू आर गेटिंग एज 303.7 मीटर। तो रिक्वायर्ड OSD जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 645.5 मीटर। 645.5 मीटर। दीज आर द आंसर। कौन सा क्वेश्चन क्या एक्सप्लेन करना है बेटा? जितेंद्र, दिस क्वेश्चन और द प्रीवियस क्वेश्चन? ये फॉर्मूले में ए क्या है? ए इज द एक्सलरेशन। ए इज द एक्सलरेशन। जब आप स्लो मूविंग व्हीकल को ओवरटेक करेंगे, इन दैट केस यू नीड टू एक्सलरेट द व्हीकल। आपको एक्सलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल T टाइम में आपको फास्ट मूविंग व्हीकल को सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है, उसको दूसरे लेन में जाना भी है। OSD का क्वेश्चन अभी तो जितेंद्र हम लोगों ने OSD का कंसेप्ट डिस्कस किया था। अभी तो OSD का क्वेश्चन डिस्कस, ओवरटेकिंग जोन निकाल लेंगे इससे। अरे मेरे भाई, D1 होगा तुम्हारा VB इंटू TH, D2 होगा B प्लस, लो B प्लस 2S, B होगा VB इंटू कैपिटल T, T होगा √4S अपॉन A, S होगा 0.2 कैपिटल VB प्लस L, L होगा तुम्हारा 6 मीटर ले लेना चलो, और D3 इज गोइंग टू बी द VC इंटू कैपिटल T। OSD जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू D1 प्लस D2 प्लस D3। ये अप्रोच है। दे रखा बेटा, एज्यूम नहीं करना। क्यों एज्यूम करोगे? दे रखा है, एक्सलरेशन दे रखा है 0.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेहुल, ये जो दिया गया है इसी को यूज करिए, और इसकी जरूरत पड़ेगी व्हेन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओवरटेकिंग टाइम। तो यहां से यू विल गेट द ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T इन सेकेंड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यहां पर देखो, कन्वेंशनल क्वेश्चन में समटाइम्स दीज आर द कन्वेंशनल क्वेश्चन, तो कभी ऐसा डेटा भी दे सकते हैं। तो एक रेफरेंस के लिए लगभग 0.69 के आसपास आप एक्सलरेशन एज्यूम कर सकते हैं।
0.694 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इन केस अगर ये नहीं गिवन है तो फिर ये वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे। देखो एक्सेलरेशन क्या है, बेसिकली जर्क नहीं लगना चाहिए। 0.5 से लेके 0.8 तक ये वैल्यू वेरी करती है। जर्क सी की वैल्यू याद है, सी चेंज इन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो वी नीड टू एज्यूम द एक्सेलरेशन सच दैट देयर विल बी नो जर्क इशू, डिस्कंफर्ट नहीं होना चाहिए, डिस्कंफर्ट और सेफ्टी इशू नहीं होना चाहिए। तो ये एज्यूम करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इन कन्वेंशनल क्वेश्चन यू नीड टू एज्यूम द डेटा अकॉर्डिंगली। तो जब आप प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तो एक आपको रेंज आइडिया पता रहता है कि हाँ इतना एक्सेलरेशन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जैसे गेट के केस में अगर बात करें तो दे विल प्रोवाइड यू द डेटा, क्योंकि ऐसे तो कोई अलग अलग वैल्यू अगर आप एज्यूम कर लेंगे तो सबके आंसर में वेरिएशन आ जाएगा थोड़ा बहुत। तो इस वजह से गेट में या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली ऐसा नहीं होता। दे विल प्रोवाइड यू ऑल द डेटा सो दैट देयर शुड बी नो रेंज, ज्यादा से ज्यादा रेंज नहीं होना चाहिए आपके आंसर की। अगर सब कुछ वो आपको एज्यूम करने के लिए बोल देंगे तो यू कैन एज्यूम द डिफरेंट वैल्यू और मैं दूसरी वैल्यू एज्यूम कर सकता हूं, तो हम दोनों के आंसर में वेरिएशन हो जाएगा, ठीक है। अब एक रेंज है, सेफ रेंज है, उसमें कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ द इशू यू विल नॉट फाइंड इन द केस ऑफ गेट एग्जाम। गेट एग्जाम में इस तरीके के इशू देखने को आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है बेटा? तो ये आंसर आए होंगे आई होप। और ओवरटेकिंग जोन की इसमें बात करी गई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो आपको पता ही है मिनिमम लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन 3 टाइम्स ऑफ द ओएसडी, ये हो जाएगी मिनिमम लेंथ, और डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हो जाएगी 5 टाइम्स ऑफ द ओएसडी। दिस इज गोइंग टू बी द डिजायरेबल लेंथ, ये डिजायरेबल लेंथ हो जाएगी। तो आई होप द डिस्कशन फॉर ऑल दीज क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। और यहां से हम लोगों ने साइड डिस्टेंसेस वाला जो टॉपिक था हमारा, एसएसडी, ओएसडी, आईएसडी और एचएसडी, उनके कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। और साथ साथ आई होप आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए होंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो एक बार सभी लोग जरा कंफर्म कर देंगे अगर यहां तक की बातचीत क्लियर है, तो फिर हम लोग मूव कर सकते हैं। नाउ वी कैन मूव टू द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पूरे जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका, दैट इज द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। क्या समस्या थी जब हमारा व्हीकल किसी कर्व पाथ में मूव करता है? When any body is moving on a curve path, it will be subjected to a centrifugal force P. जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा था, बिकॉज द रेडियस वॉज इंफिनिटी इन द केस ऑफ स्ट्रेट पाथ, तो लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो था mv स्क्वायर बाई आर, इसकी वैल्यू क्या थी? 0 थी। mv स्क्वायर बाई आर की वैल्यू क्या थी? 0 थी। लेकिन जैसे ही हमारा व्हीकल किसी कर्व पाथ में मूव करता है, हॉरिजॉन्टल कर्व हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? वी आर प्रोवाइडिंग द हॉरिजॉन्टल कर्व फॉर चेंजिंग द अलाइनमेंट। डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो एज द व्हीकल विल मूव इन द हॉरिजॉन्टल कर्व इन ए कर्व पाथ, इट विल बी सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P की टेंडेंसी क्या थी? ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P हमारे व्हीकल को ओवरटर्न कराना चाह रहा है और हमारे व्हीकल का लेटरल मूवमेंट कराना चाह रहा है। लेटरल मूवमेंट इज पॉसिबल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर। द P फोर्स विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द सेंटर। इट विल ट्राई टू मूव योर बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसकी वजह से ये दो समस्याएं हो सकती थी। द ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल में हैपन, और दूसरा क्या था? लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल में हैपन, और दोनों ही डिजायरेबल कंडीशन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने ये एनालाइज किया था, कुछ कंडीशंस को एनालाइज किया था कि अगर एक हॉरिजॉन्टल कर्व है और वहां पर हम लोग इस P फोर्स के लिए कुछ अलग से डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं, उस रोड की डिजाइनिंग में इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ द P फोर्स वाइल डिजाइनिंग, एज सच डिजाइन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो कुछ कंडीशंस हम लोगों ने समझी थी।
तो दिस इज द कर्व, दिस इज द सेंटर, और पी फोर्स विल एक्ट लाइक दिस अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहां पर कंडीशंस क्या थी? कंडीशन हम लोगों ने देखी थी कि ओवर टर्निंग की अगर कंडीशन की बात करें तो P बाई डब्ल्यू क्या होता था? P बाई डब्ल्यू को हम लोग बोलते थे इंपैक्ट फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते थे? सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। P बाई डब्ल्यू इज नोन एज द इंपैक्ट फैक्टर और द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। यस, तो P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू B बाई 2H। अगर ऐसा है तो यहां पर ओवर टर्निंग की समस्या नहीं होगी। सिमिलरली अगर लेटरल मूवमेंट की बात करें तो P बाई डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू F, इंपैक्ट फैक्टर और सेंट। और यहां पर F क्या है? इन द केस ऑफ कर्व, कर्व के केस में जब हम F की बात करते हैं तो दैट इज द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। यहां पर F हमारा क्या है? दैट इज द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। और एज पर आईआरसी, आई होप सभी को पता है, एज पर आईआरसी एफ की वैल्यू क्या होती है? डिजाइन वैल्यू दैट वी कैन कंसीडर एज 0.15। ये वैल्यू हमें कंसीडर करनी होती 0.15। क्लियर है यहां तक बेटा? दो मिनट सांस ले लें। यहां तक की कहानी क्लियर? एक बार कंफर्म कर देना। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द ओवर टर्निंग, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द लेटरल मूवमेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम चाहते हैं कि हम अवॉइड करें, टू अवॉइड द ओवर टर्निंग, तो P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन B बाई 2H। सिमिलरली अगर हम लेटरल स्किड को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो P बाई डब्ल्यू शुड बी लेस देन लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। अगर हम दोनों को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो P बाई डब्ल्यू की वैल्यू जो है इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उससे भी कम होनी चाहिए। व्हीकल स्किड्स प्रायर टू ओवर टर्निंग, पहले स्किडिंग हो रही, बाद में ओवर टर्निंग हो रही है। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस कंडीशन? F शुड बी लेस देन B बाई 2H। In that case, skidding will take prior to the overturning. Vehicle overturn prior to the skid. B by 2H की जो वैल्यू है वो F से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो these are the conditions, इंपॉर्टेंट है। सवाल आंसर बताओ, आगे चलें फिर। इस तरीके के सवाल आते हैं इन कंडीशन पे बेस्ड। These type of the question you will get based on these condition। जल्दी से आंसर बताओ, आगे चलें। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, और उसके बाद कंडीशन क्या है। सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट यहां पर यूज होगा, और आई होप सभी को पता है सुपर एलिवेशन क्या होता है। व्हेन वी आर रेजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, तो दिस इज नोन एज द सुपर एलिवेशन। ऐसा करने से क्या होता था? ये जो P फोर्स की वजह से ओवर टर्निंग और लेटरल स्किड हो रहा था, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस सुपर एलिवेशन, दिस स्लोप बिटवीन द आउटर एंड इनर एज, अब हम P फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपने व्हीकल के ही सेल्फ वेट का एक कंपोनेंट P के अपोजिट एक्ट करवा देंगे, जिससे P फोर्स अब बैलेंस हो जाता था। तो P कॉस थीटा विल बी मैनेज्ड बाय mg साइन थीटा, ये कंडीशन थी। जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस एंगल थीटा, व्हाट विल हैपन? P कॉस थीटा जो एक्ट कर रहा था उसको बैलेंस करने के लिए अब एक फोर्स एडिशनल इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी द mg साइन थीटा। और ये फोर्स जो होगा P फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, जिससे लेटरल स्किड अब हमारे व्हीकल का नहीं होगा इस P फोर्स की वजह से। क्लियर है? चलो और सुपर एलिवेशन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो भाई, व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल रेशियो अटेन्स द वैल्यू इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ द P बाई डब्ल्यू इज इक्वल टू F, तो क्या होगा? इससे ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? लेटरल स्किड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ठीक है, ये देखो ये कंसेप्ट था, जस्ट बाय प्रोवाइडिंग दिस थीटा, तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी द इनर एज ऑफ द रोड, दिस इज गोइंग टू बी द आउटर एज ऑफ द रोड,
तो अब हमने P के कंपोनेंट लिए, तो ये हो गया P cos थीटा, ये हो गया यहां पर एक्ट करेगा P sin थीटा, और यहां पर सिमिलरली ये सेल्फ वेट विल एक्ट W, ये W होगा तो इसका कंपोनेंट हो जाएगा W cos थीटा, और ये कंपोनेंट आ गया W sin थीटा। तो देखो अब P cos थीटा को बैलेंस करने के लिए W sin थीटा आ गया है। P फोर्स ये व्हीकल की CG है, अवे फ्रॉम द सेंटर ले जाना चाह रहा था, तो एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जिसकी वैल्यू होती है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां से हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, मेन फॉर्मूला जनरल इक्वेशन की अगर बात करें, जिसको हम लोग जनरल इक्वेशन बोलते थे, E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, या फिर स्मॉल वी स्क्वायर बाई जी आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन और बेसिक इक्वेशन थी सुपर एलिवेशन की। जहां पे भी मैं कैपिटल वी लिख रहा हूं यूनिट क्या होगी, kmph, स्मॉल वी लिख रहा हूं यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। आर इज द रेडियस ऑफ द कर्व इन मीटर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्व इन मीटर। अब इसी से हम लोगों ने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात करी थी, और इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में आपने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में वी आर नॉट गोइंग टू कंसीडर द वैल्यू ऑफ एफ, वी आर एज्यूमिंग कि लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो होगा वो 0 होगा। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन पे रिएक्शन और द प्रेशर ऑन द इनर टायर, अब ये बराबर हो जाएगा प्रेशर और द रिएक्शन ऑन द आउटर टायर। दिस विल हैपन इन द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के कंडीशन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। फिर हम लोगों ने देखे थे डिजाइन स्टेप्स, तो सबसे पहले हम लोग ई डिजाइन की बात कर लें। तो मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन के लिए एज पर आईआरसी क्या गाइडलाइन थी कि भैया तुम जो भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो 75% ऑफ स्पीड के लिए प्रोवाइड करो। पहली बात 75% ऑफ स्पीड के लिए आप प्रोवाइड करिए डिजाइन स्पीड के लिए, और एफ की वैल्यू को डिजाइनिंग के लिए 0 कंसीडर कर लो। तो ये फॉर्मूले में एफ को हमने 0 रख दिया, स्पीड को 75% ले लिया, तो वी आर गेटिंग दिस ई डिजाइन एज वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो ये जो सुपर एलिवेशन है ये दिस विल बी सुटेबल फॉर द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन। मिक्स ट्रैफिक कंडीशन का मतलब क्या है, जहां पर हमारा फास्ट मूविंग व्हीकल, जहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक और स्लो मूविंग ट्रैफिक दोनों ही होगा। समरी क्या निकल के आ गई भाई, समरी आ गई 3 इक्वेशन, E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। E इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और E डिजाइन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ये 3 इक्वेशन थी। यहां तक की कहानी क्लियर है, यहां तक की कहानी क्लियर है। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इन तीनों इक्वेशन का कहां पर यूज है, कब किस इक्वेशन को आपको अप्लाई करना है, ये डिपेंड करेगा गिवन डेटा और क्या पूछा गया है। ठीक है। समटाइम्स वी नीड टू अप्लाई द इक्वेशन फॉर द डिजाइन सुपर एलिवेशन, समटाइम्स वी नीड टू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, और कहीं कहीं पर ये आपकी कंडीशन भी काम करती है। तो ये आपको डेटा से समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोल दिया मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए सुपर एलिवेशन बताइए, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन। उन्होंने बोल दिया एक ऐसा सुपर एलिवेशन बताइए जिससे रिएक्शन ऑन द इनर व्हील और रिएक्शन ऑन द आउटर व्हील की वैल्यू सेम हो जाए। रिएक्शन ऑन द इनर व्हील और रिएक्शन ऑन द आउटर व्हील के लिए दोनों की वैल्यू सेम हो, दैट मीन्स दे आर टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। वो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं। और तीसरा क्या है, अगर आपसे कहीं पे भी एफ पूछ लिया गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, तो एफ का टर्म केवल और केवल एक इक्वेशन में है, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1।
इसके अलावा अगर किसी भी इक्वेशन के फॉर्मेट की बात करें, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन या डिजाइन सुपर एलिवेशन, तो देयर इज नो टर्म रिलेटेड टू द एफ। एफ से रिलेटेड, लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट से रिलेटेड कोई टर्म नहीं है। क्लियर है सभी को? तो यू विल फाइंड वेरियस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन। तो आई होप ये सुपर एलिवेशन कंसेप्ट रिवाइज हो गए। डिजाइन स्टेप्स की अगर ये इंपॉर्टेंट भैया, एज पर आईआरसी these are the recommended value of the super elevation, what is the maximum super elevation that you can provide। किसी भी कंडीशन में ई डिजाइन जो है इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यूज ऑफ द सुपर एलिवेशन प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी। अब वो क्या वैल्यू है मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की? प्लेन रोड एंड रोलिंग टेरेन के लिए मैक्सिमम सुपर एलिवेशन 7%, हिली टेरेन कवर्ड विद स्नो 7%, हिली टेरेन नॉट कवर्ड विद स्नो 10%, अर्बन एरिया के केस में 4%, और हर जगह लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट अपना कितना है? 0.15। 0.15। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट यू शुड रिमेंबर। ये आईआरसी की गाइडलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अच्छे सवाल में यहीं पे ट्रैप किया जाता है आपको। जनरली हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में, ये चेक अप्लाई करना भूल जाते हैं, ये कंडीशंस मिस कर देते हैं और वहीं पे सवाल गलत हो जाता है। तो सुपर एलिवेशन का अगर कोई अच्छा सवाल बनेगा तो उसमें इस कंसेप्ट को जरूर यूज किया जाएगा। तो इंटेंशनली दे विल प्रोवाइड यू द डेटा, कुछ आपको इस तरीके का डेटा प्रोवाइड किया जाएगा जिससे ई डिजाइन जो होगा वो मैक्सिमम अलाउड वैल्यू से ज्यादा आ रहा होगा। और अगर आपने उस वैल्यू के बेसिस पे कैलकुलेशन कर दिए तो यू विल लीड टुवर्ड्स द रॉन्ग आंसर, गलत आंसर आ जाएगा। कहानी क्लियर है? कहानी क्लियर है? स्पीड सही है? स्पीड कम ज्यादा लगे तो बता देना, और थोड़ा सा यार इंटरेक्टिव रहो क्लास में, हाँ, रिस्पॉन्सिव रहो, बी रिस्पॉन्सिव इन द क्लास। सभी लोग एक बार कमेंट करके बता देंगे, आर यू एबल टू रिवाइज ऑल योर कंसेप्ट्स? हाँ सही है, तो मुझे पता तो तभी चलेगा ना जब आप लोग बताओगे। हाँ, फिर ऐसा लगता मैं अपना रिवीजन कर रहा हूं। इतनी शांति क्यों हो जाती है? एकदम से बिल्कुल ध्यान में चले जाते हो क्या? हाँ, इतनी शांति का रीजन कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूं। फिर मुझे लगने लगता कोई है नहीं, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं क्या? तो मुझे बताओ इतनी शांति का रीजन क्या है? एकदम से सन्नाटा क्यों छा जाता है? क्यों भाई? लग रहा है गेट के रिजल्ट को लेके बहुत ही ज्यादा चिंतित हो क्या? आ जाएगा, आ जाएगा। तो रिजल्ट जरूर शेयर करना आप लोग, ठीक है? तो रिजल्ट्स जरूर शेयर करना आप लोग, जो भी रिजल्ट आपके आए। यार इसी दिन का बड़ा इंतजार रहता हम लोग को, सच बता रहे हैं। तो जब आप लोग के रिजल्ट आते हैं, आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, तो ये बड़ा खुशहाली वाला दिन रहता है। और ठीक है, नहीं रिजल्ट अच्छे आएंगे तो अगले साल आ जाएंगे, ऐसी कौन सी दिक्कत है? सर शेयर करने जैसा नहीं हुआ तो अरे कोई बात नहीं, जब अपनी असफलताओं को एक्सेप्ट करोगे तभी तो सफल होगे। क्यों भाई? जब अपनी असफलताओं को एक्सेप्ट करना आप सीख जाओगे तो ये मान लो कि तुम सफल होने के रास्ते पे निकल चुके हो। अरे ऐसा कोई गुनाह थोड़ा कर दिया है यार। क्यों भाई? पेपर दिया था, तैयारी करी थी, नहीं सही से हो पाई, कुछ कमियां रह गई, नहीं आया रिजल्ट जो चाहते थे, इसमें इतना कौन सी बड़ी बात है? हम्म। तो आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद तुमसे कोई ये थोड़ा पूछेगा कितनी रैंक लाए थे। यस और नो? अच्छा रिजल्ट आया होगा तभी तुम यहां पहुंचोगे, बस यही है। फिर तुम्हारी रैंक
2 थी कि 20 थी, क्या फर्क पड़ता है। तो इतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जो आपने एफर्ट किए उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको मिल रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है, एफर्ट्स इंक्रीज कर देंगे, डायरेक्शन सही कर देंगे, तो रिजल्ट्स भी इंप्रूव हो जाएंगे। तो इतना शर्माने की और ये हेजिटेट वाली कोई बात है नहीं, देखो ठीक है। जो भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट करना बढ़िया से, और उसके अकॉर्डिंग आगे की दिशा तय करनी कि अब कैसे क्या करके कैसे इसको इम्प्रूव करना है, बस। हाँ? वैसे वेट तो हमें भी है रिजल्ट का। हम्म। आप लोग ही स्ट्रक्चर को समझ सकते हो अच्छे से, स्टूडेंट्स को। अच्छा। हम्म। सबको ही समझते हैं यार, होता है, थोड़ा होता है, आई एग्री। बट उससे हम ही को खुद को ही निकलना पड़ेगा ना। अब इतना एग्जाम के रिजल्ट का बोझ ले लेंगे तो तैयारी कैसे करेंगे। तो अभी तो बिल्कुल फ्री माइंड होके आपको तैयारी करनी है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। रिजल्ट जो आएगा, रिजल्ट्स आर इन नॉट इन अवर कंट्रोल। किसी को नहीं पता होता कि किसकी पहली रैंक आएगी, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, किसी को नहीं पता होता। हाँ? अब देखो, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, कई बार बहुत छोटा सा, बहुत कम मार्जिन रहता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ चांस, लक, बहुत सारी चीजें एक टाइम के बाद फिर रोल में। लेकिन हाँ, मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। मेहनत जो है वो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है। प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा आपको। आप ये बोल सकते हो यस आई एम गेटिंग द टॉप रैंक, बट यू कैन नॉट से आई एम गेटिंग द फर्स्ट रैंक। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम मार्क्स में रैंक बदल जाती, पता है कि नहीं। ये भी बता दूं मैं आपको। 2 कैंडिडेट होंगे, दोनों के मार्क्स सेम होंगे और रैंक अलग अलग होगी। रैंक अलग अलग होगी। वेरियस फैक्टर्स आर देयर। किसने ज्यादा गलत अटेम्प्ट किए, किसने कम निगेटिव मार्किंग करी, उसके बेसिस पे भी रैंक आपकी इफेक्ट होती है। हम्म। तो होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर, अच्छे से प्रिपेयर करिए बस। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई हो तो फिर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन वाले कंसेप्ट की। जब हमें प्रैक्टिकली कहीं पे सुपर एलिवेशन डिजाइन करना होता है तो किन किन स्टेप से होके हम गुजरते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ द डिजाइन सुपर एलिवेशन यूजिंग दिस फॉर्मूला। जो डिजाइन सुपर एलिवेशन आया है उसको कंपेयर कर लेंगे मैक्सिमम वैल्यू से। अगर ई डिजाइन जो हमने कैलकुलेट किया है वो ई मैक्सिमम से कम आ रहा है, हम वो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। समस्या की बात कब होगी, जब ये ई कैलकुलेटेड जो है, ई डिजाइन जो आपने कैलकुलेट किया, अगर वो ई मैक्सिमम से ज्यादा आ गया तो एज पर द आईआरसी गाइडलाइन, आईआरसी की गाइडलाइन के बेसिस पे हम लोग उससे ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो फिर हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे अपने आप को मैक्सिमम वैल्यू पे। ऐसा करने के बाद वी विल चेक फॉर द एफ। अब एफ के लिए भी कंडीशन क्या है, कोड ने बोला कि डिजाइन के लिए लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू है वो 0.15 से ज्यादा कंसीडर नहीं कर सकते आप। जब हमने ई की वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ई मैक्सिमम पे, और जब यहां से एफ निकाला और एफ अगर लेस देन और इक्वल टू 0.15 आ रहा है तो भैया ई और एफ सही है। दिक्कत कब होगी, जब एफ की वैल्यू 0.15 से ज्यादा आ जाएगी तो हमें अब एफ को भी रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब दोनों चीजें रिस्ट्रिक्ट होगी। ऐसी अगर पॉसिबिलिटी की बात करें, जब हमारा ई मैक्सिमम तक पहुंच गया और एफ की वैल्यू भी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो फिर हम यहां से अलाउड स्पीड, इस सिचुएशन पे हम मैक्सिमम कितनी स्पीड अलाउ कर सकते हैं ये पता करेंगे। इन दिस सिचुएशन वी विल फाइंड आउट द मैक्सिमम अलाउड स्पीड। क्लियर है। तो मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी होगी वो यहां से निकालेंगे, और मैक्सिमम अलाउड स्पीड अगर डिजाइन स्पीड से कम आ रही है वी कैन इजिली अलाउ। अगर अलाउड स्पीड जो है सॉरी ज्यादा आ रही है, और अगर अलाउड स्पीड डिजाइन स्पीड से कम आ रही है, तो हमें अब वहां उस सिचुएशन पे स्पीड लिमिट का साइन प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए अपने ट्रैफिक की स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा,
क्योंकि कंडीशंस ऐसी हैं कि इस पर्टिकुलर स्पीड से ज्यादा के स्पीड पे हम व्हीकल का मूवमेंट अलाउ नहीं कर सकते। अगर हमारा यूजर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो वहां पर उसके सेफ्टी कंसर्न है, सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, तो यहां पर रिस्ट्रिक्टेड करना पड़ेगा हमें। तो यहां पर जनरली ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द स्पीड लिमिट साइन, वी आर प्रोवाइडिंग द स्पीड लिमिट साइन। हाँ हाँ, वी ए स्क्वायर, वी ए स्टैंड फॉर द अलाउड स्पीड, बिल्कुल बिल्कुल स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो ये डिजाइन स्टेप्स थे सुपर एलिवेशन के। चलिए भाई, अगला कंडीशन जो है, ये दो हम लोगों ने पढ़ा था, रूलिंग मिनिमम रेडियस और एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। किसी भी रोड की अगर डिजाइन स्पीड की बात करें तो दो स्पीड होती है, एक रूलिंग स्पीड, एक होती है रूलिंग स्पीड और एक होती है मिनिमम स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनएच की बात करें और प्लेन रीजन में बात करें तो रूलिंग स्पीड कितनी हो, जिसको हम लोग डिजाइन स्पीड भी बोल देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द 100 kmph। और मिनिमम स्पीड कितनी होती है, और ये डेटा मैं आपको बता रहा हूं एज पर आईआरसी, एज पर आईआरसी। प्लेन टेरेन पे अगर नेशनल हाईवे आप बना रहे हैं तो मैक्सिमम रूलिंग स्पीड इज गोइंग टू बी 100 kmph और मिनिमम स्पीड जो होगी दैट इज गोइंग टू बी द 80 kmph। रूलिंग स्पीड के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं रूलिंग मिनिमम रेडियस RRMR, और मिनिमम स्पीड के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। ये कंसेप्ट है बस। दिस इज द कंसेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये कंसेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो इसके बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द रूलिंग मिनिमम रेडियस एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस। एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस को भी आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है सभी को बेटा? तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो अभी क्वेश्चंस बाद में करेंगे, पहले एक बार पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, एक बार पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। अगला आता था डिस्कशन ट्रांजिशन कर्व का। तो हमने देखा था कि जब कभी भी हम स्ट्रेट पोर्शन को और सर्कुलर पोर्शन को अगर डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तो देयर विल बी द सडन चेंज इन द रेडियस, और सडन चेंज की वजह से देयर में बी द डिस्कंफर्ट। तो हम लोगों ने क्या बोला था, स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन के बीच में एक वेरिएबल रेडियस का कर्व प्रोवाइड करेंगे, एक वेरिएबल रेडियस का कर्व प्रोवाइड करेंगे, जिस कर्व को हम लोग बोलते थे ट्रांजिशन कर्व। ऐसा क्यों कर रहे थे? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे थे ताकि हम लोग ये जो रेडियस का चेंज है वो ग्रेजुअल कर पाए, टू चेंज द रेडियस ग्रेजुअली। और अगर रेडियस ग्रेजुअली चेंज होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होगा, सेंट्रीफ्यूगल एक्सलरेशन में ग्रेजुअल चेंज होगा। पी अगर ग्रेजुअल डेवलप हो रहा है तो ई की रिक्वायरमेंट भी ग्रेजुअल होगी। तो फ्रॉम ऑल दीज पर्पस वी आर यूजिंग अ वेरिएबल रेडियस कर्व। तो इस केस में इन्फिनिटी से आर रेडियस चेंज होगी, और जो इधर ट्रांजिशन कर्व आप प्रोवाइड करेंगे उसमें रेडियस आर से इन्फिनिटी चेंज होगी। तो ये मेन पर्पस था ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने का। तो अब आता था डिस्कशन कि भाई इनके लिए हमारे पास वेरिएबल रेडियस के कौन कौन से शेप अवेलेबल हैं। तो स्पाइरल और क्लोथाइड, बर्नौली लेमिन स्केट और क्यूबिक पैराबोला। स्मॉल डेविएशन एंगल के लिए इन तीनों ही कर्व का जो बिहेवियर होगा वो सिमिलर होगा। आइडियल अगर शेप की बात करें तो वी कैन यूज द स्पाइरल और क्लोथाइड एज द आइडियल शेप ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इन द केस ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। तो दीज आर द कंडीशंस जिनकी वजह से आप बोल रहे हैं कि हम इसको आइडियल ट्रांजिशन कर्व को कंसीडर कर रहे हैं, स्पाइरल शेप को। अगला मुद्दा आता था हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तीन क्राइटेरिया थे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द लेंथ बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया था वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया। और तीसरा था बेस्ड ऑन सम इंपीरिकल फॉर्मूला। तो देखो ये कंडीशंस आपको सभी को पता ही है। फर्स्ट फॉर्मूला वी आर गेटिंग एज एल एस इज इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर।
यहां पर v जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, t इज द जर्क, मीटर पर सेकेंड क्यूब, जर्क की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड क्यूब, r इज द रेडियस ऑफ द कर्व, तो यहां से स्पाइरल कर्व की लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। अगला डिस्कशन आता है सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया में। तो अब ये ध्यान देना पड़ेगा कि सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए हम कौन से मेथड को, कौन से कंस्ट्रक्शन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करने के लिए वी आर रोटेटिंग द इंटायर पेवमेंट अबाउट द सेंटर और वी आर रोटेटिंग द इंटायर पेवमेंट अबाउट द इनर एज। इन दो कंडीशंस के बेसिस पे हमारे पास दो फॉर्मूला थे। तो अगर हम पेवमेंट को सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गेटिंग फॉर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व और द स्पाइरल कर्व। एन ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई बाई टू, ई सुपर एलिवेशन है, 1/n जो है रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, IRC आपको इसकी वैल्यू भी बताते हैं। W इज द विड्थ ऑफ द कैरिज वे, सिंगल लेन के लिए, टू लेन के लिए, मल्टी लेन के लिए, इंटरमीडिएट लेन के लिए क्या विड्थ होगी, दैट वी हैव डिस्कस्ड। और WE जो है दैट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। अभी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बातचीत कर लेंगे। अगर पेवमेंट को आप इनर एज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो सिंपल दिस टू टर्म इज गोइंग टू बी कैंसिल, तो दिस वैल्यू यू विल गेट एज NE W प्लस WE। और तीसरा था इंपीरिकल फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द IRC। ये n की वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है, किस रेट से आप सुपर एलिवेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और थर्ड इंपीरिकल फॉर्मूला जो है, थर्ड क्राइटेरिया, तो प्लेन एंड रोलिंग टेरेन के लिए 2.7 V स्क्वायर बाई आर और हिली टेरेन के लिए LS जो निकालेंगे वो V स्क्वायर बाई आर। यूनिट का ध्यान रखना है, इंपीरिकल फॉर्मूले में यूनिट इज गोइंग टू बी इन kmph। तीनों फाइनल जो लेंथ हो जाएगी ट्रांजिशन कर्व की, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ ऑल द थ्री क्राइटेरिया। इन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी हमें, दैट वी विल कंसीडर एज द फाइनल लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। तो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या डेटा प्रोवाइड किया गया है बेटा, उसके बेसिस पे आप ये देखेंगे हम कौन कौन से क्राइटेरिया से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया अप्लीकेबल हैं, अगर मल्टीपल क्राइटेरिया अप्लीकेबल हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे ट्रांजिशन कर्व की, दैट वी विल कंसीडर एज द फाइनल आंसर। तो ये आपके ट्रांजिशन कर्व का थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो लेंथ को फाइंड आउट करने का डिस्कशन था, ये यहां पर कंप्लीट हो गया। क्लियर है सभी को? डिस्कशन अबाउट द ट्रांजिशन कर्व इज क्लियर टू एवरीवन। ट्रांजिशन कर्व का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो एक बार कंफर्म कर देना बेटा जरा चैट बॉक्स में। तो शिफ्ट ऑफ, जब आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं तो एक सर्कुलर कर्व की पोजीशन में शिफ्ट होता है, एंड दैट शिफ्ट इन मीटर यू कैन कैलकुलेट एज LS स्क्वायर अपॉन 24R। LS इज द लेंथ ऑफ द स्पाइरल और द ट्रांजिशन कर्व, R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व। तो शिफ्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंसेप्ट रह गया अभी हम लोग का, दैट इज द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपने बोला कर्व के केस में हमें कुछ एक्स्ट्रा विड्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो किसी ने पूछा क्यों होती है, तो आपने बोला उसके दो मेन रीजन है। क्योंकि जो हमारा व्हीकल है वो, उसका व्हील बेस जो है वो रिजिड है। तो ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, स्ट्रेट पाथ में जब हमारा व्हीकल मूव करता है तो फ्रंट एक्सल और रेयर एक्सल एक ही पाथ को फॉलो करते हैं। लेकिन जब हमारा व्हीकल कर्व पाथ में मूव करता है तो ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द व्हील बेस, रेयर एक्सल जो होता है वो फ्रंट एक्सल के पाथ से थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है। तो एक तो मैकेनिकल रिक्वायरमेंट है कि कर्व के केस में हमें एक्स्ट्रा विड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा आपने रीजन बोला साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग का। अब ये साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या होता है, जब कभी हमारा कोई भी यूजर कर्व पाथ में मूव करता है तो ही और सी विल ट्राई टू मेंटेन द मोर साइड गैप। एजेस में हमारा व्हीकल, हमारा यूजर चलने में कंफर्टेबल फील नहीं करता है, तो वो क्या चाहता है कि हम एजेस से, रोड की एजेस से ज्यादा गैप बना के मूव करें। और अगर सभी यूजर ज्यादा से ज्यादा गैप बनाएंगे तो ऑब्वियसली दैट पोर्शन विल नॉट बी यूटिलाइज इफेक्टिवली फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक
तो हम लोगों ने बोला कि इट इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, इसकी वजह से हम एक काम करते हैं, कर्व के केस में थोड़ी सी अपने पेवमेंट की विड्थ को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये दो रीजन थे। कैसे निकालेंगे? डब्ल्यू ई इन मीटर यू विल गेट एज NL स्क्वायर बाई 2R प्लस V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। यूनिट का ध्यान रखना है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग के केस में V की यूनिट क्या थी? मीटर पर सेकेंड नहीं है, kmph है। और NL स्क्वायर बाई 2R में L स्क्वायर बाई 2R क्या? दैट इज द ऑफ ट्रैकिंग, जो रेयर एक्सल में डेविएशन आ रहा था पाथ में एज कंपेयर टू द फ्रंट एक्सल, वो डेविएशन कितना होगा, तो वो आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? L स्क्वायर बाई 2R इज गोइंग टू बी द ऑफ ट्रैकिंग, N इज द नंबर ऑफ लेन्स, V हो गई स्पीड और R हो गया रेडियस ऑफ द कर्व और L हो गया लेंथ ऑफ द व्हील बेस। चलिए भाई, इसके बेसिस पे कुछ सवाल हैं जो आप कैलकुलेट करेंगे, ट्राई करेंगे, और यहां पर हम लोगों ने एक्स्ट्रा वाइडनिंग के कंसेप्ट को भी कवर कर लिया। तो देयर आर वेरियस क्वेश्चन। अब यहां पर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा एज द होम असाइनमेंट। टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो सुपर एलिवेशन वाला पूरा टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ट्रांजिशन कर्व वाला टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो कैन वी फॉलो द सेम अप्रोच कि इन क्वेश्चंस को पहले आप एक बार खुद से ट्राई कर लें, देन वी विल हैव द डिस्कशन इफ रिक्वायर्ड। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर, आई विल प्रोवाइड यू द अप्रोच, और अगर कहीं इनसे भी काम नहीं चल रहा है, डिटेल्ड डिस्कशन रिक्वायर्ड है, तो आई विल ऑल्सो गो फॉर दैट। बट बिफोर दैट यहां पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, मेरा यह मानना है कि अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यू विल बी मोर बेनिफिटेड। तो जो अप्रोच हम लोगों ने कल फॉलो की थी, अगर वो इफेक्टिव हो तो कैन वी कंटिन्यू विद दैट अप्रोच। पहले आप ट्राई करेंगे, देन वी विल हैव द डिस्कशन, और डायरेक्टली वी शुड स्टार्ट द डिस्कशन जैसा आप लोग बताएं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कंसेप्ट A to Z जितना भी रिक्वायर्ड था दैट आई हैव कवर्ड, सारा कुछ मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। तो यस, तो मैं भी यही चाहूंगा कि एक बार पहले आप लोग ट्राई करें। अब ये नहीं कि यार तुम्हें टाइम भी दे रहे हैं, मौका भी दे रहे हैं, और तुम आराम से वेट कर रहे हो सॉल्यूशन का, ये चीटिंग नहीं चलेगी भाई। तो थोड़ी सी ईमानदारी तो रखनी है, थोड़ी सी ईमानदारी रखनी है अपने आप से। क्या बोलते हो? ठीक है, तो सभी लोग बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास, इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट क्लास वी विल हैव फर्स्ट वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन, उसके बाद फिर आगे बातचीत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो मेन कंसेप्ट कवर किए यहां पर अपनी क्लास में, तो यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया सुपर एलिवेशन का पूरा कंसेप्ट। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द सुपर एलिवेशन, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सुपर एलिवेशन। अगला डिस्कशन हम लोगों ने किया दैट वाज रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व, ट्रांजिशन कर्व का पार्ट, और लास्ट में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का कंसेप्ट भी डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस होगा? शिफ्ट ऑफ कर्व एक्सप्लेन कर दीजिए। कर देते हैं, अभी कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कशन होगा ये भी बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में वी विल हैव द डिस्कशन, ट्रांजिशन कर्व हो गया, अब क्या बचता है इसके बाद? एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी हो गया। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेट बैक डिस्टेंस। सेट बैक डिस्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे। देन वी विल गो फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, सबमिट कर्व, वैली कर्व और ग्रेडियंट। तीन चीजें हैं। ग्रेडियंट के बारे में यहां पर बातचीत करेंगे, सबमिट कर्व के बारे में बातचीत करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द सबमिट कर्व एंड वी विल टॉक अबाउट द वैली कर्व। तो ये नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन होगा। सबसे पहले इस क्लास के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कशन विल बी देयर, देन वी विल गो फॉर दीज टॉपिक्स रिवीजन। ठीक है भाई, चलिए। तो एक बच्चा पूछ रहा है सर शिफ्ट बता दीजिए। लो शिफ्ट बता देते हैं। देखो शिफ्ट वाला कंसेप्ट क्या था, देखो चलो मैं अलग से बता देता हूं। ये स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट पोर्शन है बेटा, ध्यान से समझना। अब आपने क्या बोला कि सर अब हम लोग क्या एक ऑप्शन तो ये है
स्ट्रेट और सर्कुलर को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर दें, सर्कल तो अच्छा बन जाओ यार, ये लो, स्ट्रेट और सर्कुलर पोर्शन को अगर हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये जो ज्वाइंट है, ये जो जंक्शन वाले पॉइंट हैं, ये स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं है इसमें। ठीक है, कोई बात नहीं, सेटबैक को अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। तो सेटबैक के जो भी कंफ्यूजन है, डाउट और क्वेरी हो, पूछ लेना अगली क्लास में। तो अगर हम लोग स्ट्रेट और सर्कुलर को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो ये जंक्शन वाले पॉइंट में क्या है, ये कनेक्टिविटी स्मूथ नहीं हो रही है। तो आपने बोला सर ऐसा नहीं करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं, वो भी कैसा, वेरिएबल रेडियस का, तो जरा ऑब्जर्व करिए, ये ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने की वजह से अब इस सर्कुलर कर्व की पोजीशन ये हो जाएगी ड्यू टू दिस वाइट कलर ट्रांजिशन कर्व, ये ताकि स्मूथ मूवमेंट हो पाए। तो ये जो ट्रांजिशन कर्व आपने प्रोवाइड किया, इसकी वजह से यू विल ऑब्जर्व द शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द सर्कुलर कर्व। ऋषभ, ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने की वजह से हमारे सर्कुलर कर्व की पोजीशन में कुछ शिफ्ट ऑब्जर्व किया है क्या आपने? दैट शिफ्ट यू कैन कैलकुलेट इन मीटर एज ls स्क्वायर अपॉन 24r, where ls is the length of this transition curve, where ls is the length of this transition curve and r is the radius of the circular curve. तो कितना शिफ्ट लेंथ ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने की वजह से हमारे हॉरिजॉन्टल कर्व में कितना शिफ्ट होगा, दैट शिफ्ट यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन कैलकुलेट इन दिस वे। वो शिफ्ट आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? तो ये कंसेप्ट था आपका शिफ्ट का। दिस वॉज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द शिफ्ट। अभी और कोई डाउट क्वेरी हो तो पूछ लो। If any doubt and query is there, you can ask your doubt, you can ask your query. क्लियर हो गया बेटा? ऋषभ क्लियर हो गया? एनी अदर डाउट टू एनीवन बेटा? तो दीज आर द क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बेटा आपको ट्राई करने। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी थे और दीज आर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट वी हैव कवर्ड। तो आई थिंक अप्रोक्स 10 क्वेश्चंस विल बी देयर। ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल अप्रोच की अगर बात करें तो 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको ट्राई करने हैं। हो जाएंगे भाई? बोलो हाँ या ना में। हो जाएंगे? ऑल क्लियर? तो आई होप द इंटायर डिस्कशन फ्रॉम द टुडेज क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, और ये डिस्कशन आप सभी के लिए यूजफुल हो रहा है, और जो इंस्ट्रक्शन, जो अप्रोच है, उस सभी को आप फॉलो करके मैक्सिमम बेनिफिट और मैक्सिमम इफिशियंसी के साथ इन कंसेप्ट्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। यस, चलिए, तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर द टुडेज क्लास। बी रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट फ्राइडे की क्लास का आपका मैं कंसीडर करता हूं, और डेफिनेटली आई विल ट्राई कि उसमें आपका टाइम चेंज हो जाएगा, और अगर पॉसिबिलिटी रही तो फ्राइडे को छुट्टी कर देंगे। ठीक है? तो एक बार मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट फ्राइडे। एक काम बस कर देना मुझे, वेडनेसडे तक अगर मेरे दिमाग से स्किप हो जाए, वैसे होगा नहीं, इफ इन केस अगर स्किप हो जाए तो मुझे वेडनेसडे को एक बार याद दिला देना। ठीक है? तो अभी मैं उसको अपडेट करवा दूंगा अकॉर्डिंगली। तो रिलैक्स फ्रॉम माय साइड, फ्राइडे के लिए रिलैक्स रहो, अगले फ्राइडे के लिए। ठीक है? और बाकी अभी जो टाइम है अपना ये 7 PM वाला रखते हैं, ठीक रहेगा? तो ये टाइमिंग का भी इशू आई होप आपका खत्म हो गया। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। ये आज की क्लास का डिस्कशन था। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।